हेलो गाइस, वेलकम टू अवर परचम आईएएस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 15। चैप्टर 15 जो हमारा वो क्या है, हमारे चारों ओर की वायु। अब हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर वायु होती है और हमें वायु का आभास हमेशा होता रहता है। तो आज हम उस वायु के बारे में जानेंगे कि वायु होती क्या है वास्तव में। ठीक है, अध्याय 9 में हमने सीखा था कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन निश्चय ही वायु की उपस्थिति कई तरीके से अनुभव की होगी। इसे आप तब अनुभव करते पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती या कपड़े सूखने वाले तार पर कपड़े लटके धीरे धीरे क्या करते हिलने लगते हैं। पंखे के चालू होने वाली खुली पुस्तक के पृष्ठ आवाज करने लगते हैं। जब हम पंखे को चालू करते हैं तो क्या करते हैं, जो हमारी खुली किताब है उसके पृष्ठ जो आवाज करने लगते हैं वो उड़ने लगते हैं। वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ाव जो उड़ना संभव हो पाता है। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बुरादे का निष्पावन द्वारा अलग किया था? निष्पावन की प्रक्रिया बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु बहुत तेज गति से चलती है। कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है और छतों के ऊपरी हिस्सों को भी उड़ाकर ले जाती है। वायु बहुत बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव भी पड़ता है वायु का। क्या आप कभी फिरकरी से खेले हैं? ये हमको फिरकरी दिखाई दे रही है, विभिन्न प्रकार की फिरकरियाँ। तो हम इस प्रक्रिया को जब करते हैं तो इसके लिए भी हमें काय की आवश्यकता होती है? वायु की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 1। आइए चित्र 15.2 में दिए गए निर्देश अनुसार एक फिरकरी बनाते हैं। फिरकरी की डंडी को पकड़िए और उसे एक खुले क्षेत्र में भिन्न भिन्न दिशाओं में रखिए। इसे थोड़ा सा आगे पीछे कीजिए, देखिए क्या होता है। फिरकरी घूमती है। फिरकरी को कौन घुमाता है? क्या इसे वायु नहीं घुमा रही है? क्या आपने वात सूचक को घुमाते हुए देखा? उस दिशा में रुक जाता है जिसमें उस स्थान पर वायु चल रही होती है। जैसे कि हम देखते हैं वात सूचक होता है, उसको वो कहाँ रुक जाता है? ऐसी जगह रुकता है जहाँ वायु की स्थिति होती है। क्या वायु हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? अपनी मुट्ठी बंद करें, इसके अंदर क्या कुछ नहीं, इसका पता लगाने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप कीजिए। अब हम देखते हैं कि हमारी मुट्ठी में क्या है, तो हम इसके लिए पता लगाने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। कांच की एक खाली बोतल लीजिए। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ और? इसे उल्टा कीजिए। अब हम देखेंगे कि यह वास्तव में खाली है, इसके अंदर और कुछ भी है। तो हम इसका देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमको यहाँ दिखाई दे रहा है एक खाली बोतल से प्रयोग। अब बोतल के खुले मुख को पानी से भरी हुई बाल्टी में के अनुसार डुबाएं। बोतल को ध्यान से देखिए, क्या पानी बोतल के अंदर प्रवेश करता है? अब बोतल को थोड़ा सा तिरछा कीजिए। क्या अब पानी बोतल में प्रवेश करता है? क्या आप बोतल में से कुछ बुलबुले बाहर आते देखते हैं या बुदबुदाहट सुनाई देती है? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि बोतल के अंदर क्या था? जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी जो बोतल होती है, अगर हम उसको सीधा रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि पानी उसके अंदर नहीं जा पाता है, लेकिन जब हम थोड़ा सा बोतल को तिरछा करते हैं तो उसके अंदर हमारा पानी चला जाता है। हाँ, आप सही है, यह वायु की बोतल में उपस्थिति थी। जैसे कि हम देखते हैं जो हमारी बोतल थी उसमें क्या था कि वायु की उपस्थिति थी। बोतल पूरी तरह किसी प्रकार से खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर यह पूरी तरह वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती। जब बोतल को तिरछा करते हैं तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है और वायु निकलने में से खाली हुए भाग में पानी भर जाता है। जैसे कि हम देखते हैं हमारी पूरी बोतल में क्या था, वायु भरी हुई थी, लेकिन जब हम उसको ऐसे ही उल्टा करके पानी भरने का प्रयास करते हैं तो वो नहीं आ पाता उसमें। लेकिन जब हम जैसे ही तिरछा करते हैं उसमें तो क्या होता है, वायु जो बुलबुले होते हैं, हमारे जो बुलबुले बनते हैं उनके तौर पे बाहर निकल करके क्या हो जाती है, हमारी वायु बाहर निकल जाती है और उसमें पानी भर जाता है। यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि वायु स्थान घेरती है या बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित होती है। वायु क्या होती है? हमारे चारों ओर उपस्थित होती है। वायु का कोई रंग नहीं होता, हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। पर्वतरोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? अब हम देखते हैं जो पर्वतरोही होते हैं वो अपने साथ सिलेंडर क्यों लेकर जाते हैं। यहाँ पर हमको एक पर्वतरोही का चित्र दिखाया गया है, ये अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्यों ले जाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वायु किससे बनती है। 18वीं शताब्दी के एक लोग
तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। यह मिश्रण किस प्रकार का है, आइए एक एक करके इस मिश्रण के मुख्य अवयव के बारे में पता लगाते हैं कि वायु के आखिरकार मुख्य अवयव क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हमारा जल वाष्प। जैसे कि हमने अध्याय में पढ़ चुके हैं हम आगे कि वायु में जल वाष्प विद्यमान होती है। हमने यहाँ भी सीखा होता है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जल वाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य होता है। अब हमने देखा जल वाष्प होती है। अब क्या होता है, ऑक्सीजन। क्रियाकलाप 3। अपने शिक्षक की उपस्थिति में 2 उथले पात्रों में 2 समान आकार की मोमबत्तियों के बीचों बीच लगाएं। अब पात्रों को कुछ पानी डाल दें। अब मोमबत्तियां जलाएं तथा चित्र अनुसार मोमबत्तियों के ऊपर एक एक ग्लास उल्टा करके रख दें। एक ग्लास दूसरे ग्लास से बड़ा हो। ध्यान पूर्वक देखिए कि जलती हुई मोमबत्तियां और पानी की सतह को क्या हुआ। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाई दिया, वायु में ऑक्सीजन है या नहीं इसका पता लगा रहे। क्या मोमबत्तियां जलती रहती है या बुझ जाती है? क्या ग्लासों के अंदर जल का स्तर एक समान रहता है? मोमबत्ती का जलना निश्चय ही वायु के किसी अवयव की उपस्थिति के कारण संभव है। क्या ऐसा नहीं है? यहाँ भिन्न भिन्न लंबाई के 2 ग्लासों से आपने प्रेक्षण कोई अंतर आता है, इसका क्या कारण हो सकता है? जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। हम देखते हैं कि वायु का एक अवयव ऑक्सीजन है। जब हम वायु की और किसी कारण उसके ऑक्सीजन अवयव हमारे प्रयोग में लाए गए ग्लास में सीमित मात्रा में है, जब यह ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा प्रयोग कर ली जाती है तो मोमबत्ती अधिक समय तक नहीं जल पाती तथा वह बुझ जाती। इसके अतिरिक्त जैसे ही मोमबत्ती बुझती है जल ऊपर चढ़ जाता है, तथापि जल के ऊपर उठने की घटना को मोमबत्ती के गलने में प्रयुक्त ऑक्सीजन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अब हम देखेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन भी क्या होता है, हमारा जो वायु में एक तरीके का अवयव है। एक गैस है जो काय में होती है, वायु में होती है। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या देखा है कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी ग्लास में शेष रह जाता है। यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। क्या होता है, जो वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग में नहीं आया, वो क्या कहलाता है, हमारा नाइट्रोजन। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमारी मोमबत्ती जल रही है तो जितना भाग उसमें जल गया वो तो ऑक्सीजन के कारण हुआ, और जो भाग नहीं जल पाया तो वो क्या है, हमारी नाइट्रोजन है। यह वायु का लगभग 4 से 5वां भाग है ना। कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई, जो लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जलने पर ऑक्सीजन का उपयोग कर मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा कुछ अन्य गैसें बनाते हैं। जैसे कि जब कोई चीज़ जलती है तो क्या बनता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। धूल तथा धुआं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें एवं सूक्ष्म धूल के कण होते हैं जो प्रिय हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों में लंबी चिमनियां देखते हैं। ये चिमनियां हानिकारक धुएं तथा गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक ले जाती हैं। वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। जैसे कि जो हमारी वायु होती है उसमें सदैव क्या रहते हैं, धूल के कण रहते हैं। अब क्रियाकलाप हम इसके लिए 4 करके देखते हैं। अपने विद्यालय घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए। सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दे तथा पर्दे आदि डालकर कमरे में पूरा अंधेरा कर दे। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोले, जिससे सूर्य का प्रकाश एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। अंदर आती हुई सूर्य की किरणों को सावधानी पूर्वक देखिए। जैसा कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है, वायु में धूल के कणों की उपस्थिति का सूर्य के प्रकाश में अवलोकन। अब हम देखते हैं सूर्य का प्रकाश में अवलोकन कर रहे हैं कि आप यहाँ देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं। ये कण क्या है? अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ों की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरण पुंज को देखा होगा, जिसमें धूल कण नृत्य करते प्रतीत होते हैं। यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं। वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल श्लेष्मा उपस्थित होते हैं।
क्या आप उस पल को याद कर सकते हैं जब आपके अभिभावक ने आपको मुंह से सांस लेने के लिए कारण डांटा होगा? अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो क्या होगा, जो हमारे धूल के कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे मुंह के अंदर चले जाएंगे और उससे हमारा क्या होगा, हमको हानिकारक धूल के कारण हमारे शरीर में जो प्रवेश हो जाएगा और क्या हो जाएगी, हमारी स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं, भीड़ भरे चौराहे पर एक पुलिसकर्मी द्वारा मुखौटा पहनकर यातायात नियंत्रण जो है, यहाँ पर एक पुलिस वाले ने क्या कर रखा है, अपने मुख पर एक मतलब मास्क पहन करके वो क्या कर रहा है, यहाँ पर नियंत्रण कर रहा है यातायात को। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जल वाष्प तथा धूल के कण विद्यमान होते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इसमें कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है तथा भी वायु की संरचना स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन की मात्रा यहाँ पर अधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की तो बिल्कुल ही कम होती है और जल वाष्प भी उसी में होता है और दूसरी गैसें भी उसी में विद्यमान होती हैं। अब जो हमारी यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है इसमें। वास्तव में ये दोनों गैस मिलकर के 99% भाग बनाती है। शेष जो 1% कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें और जल वाष्प धूल कण होते हैं। सिर्फ कितना होता है, 1% होता है, बाकी सारा हमारा 99% क्या होता है, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन। पानी तथा मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है? अब हम देखेंगे कि जो पानी में रहते हैं उनको ऑक्सीजन कैसे मिलता है। बीकर या किसी कांच के बर्तन में थोड़ा पानी लीजिए, इसको त्रिपाद स्टैंड के ऊपर रख दीजिए, धीरे धीरे गर्म करें। पानी के उबलने से पहले सावधानी पूर्वक पात्र को देखिए, जल में वायु विद्यमान होती है। अब हम देखते हैं कि जो हमारी जल में क्या होती है, वायु विद्यमान होती है। कि अंदर की सतह को देखिए, कि आप छोटे छोटे बुलबुले इसमें चिपके हुए देखते हैं। ये बुलबुले पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। आप पानी को यदि गर्म करते हैं तो पानी जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। हमने अध्याय 8 और 9 में पढ़ा था, जो जीव पानी में रहते हुए श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते, जैसे कि पानी में जो ऑक्सीजन रहता है वो उसका उपयोग करते हैं। जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है, वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? अब हम देखेंगे कि वायु कैसे प्राप्त करते हैं। क्रियाकलाप 6, एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक ढेला लीजिए, इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए क्या होता है। क्या आप मिट्टी से बुलबुले निकलते हुए देखते हैं? ये बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में भी वायु होती है। जब मिट्टी के ढेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान वायु विस्थापित हो जाती है, जो बुलबुले के रूप में हमको दिखाई देती है। मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जीवों एवं पौधों की जड़ों के श्वसन के लिए वायु का उपयोग करते हैं। मिट्टी के जो रहते हैं, मिट्टी में जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मान तथा छिद्र बना लेते हैं। इन छिद्रों के द्वारा वायु अंदर व बाहर जाने के लिए जगह उपलब्ध हो जाती है। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों एवं मादों में वायु की जगह पर पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने के लिए जमीन पर आना पड़ता है। क्या यही कारण है कि केंचुआ केवल भारी वर्षा के समय जमीन पर बाहर आता है? क्या आपने कभी सोचा है कि सारे जीवों के द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग करने के बावजूद वायुमंडल की ऑक्सीजन समाप्त क्यों नहीं हो पाती? वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रस्थापित कौन करता है? अब हम देखेंगे कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कौन प्रस्थापित करता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रस्थापित होती है? अध्याय 7 में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे श्वसन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जैसे कि पौधे क्या करते हैं, सांस लेने में भी क्या करते हैं, श्वसन क्रिया में भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वह अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। कौन उत्पन्न करता है? पौधे हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता है कि जंतुओं पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधे एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब हम यहाँ अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या वायु के कुछ अन्य उपयोग भी हैं? क्या आपने पवन चक्की के बारे में सुना है? अब हम देखते हैं कि वायु हमारे जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक है, लेकिन हाँ, इसका और भी उपयोग है, जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है पवन चक्की।
वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने तथा आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैराशूट तथा हवाई जहाज को चलाने में सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ तथा कीड़े वायु की उपस्थिति के कारण ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों तथा फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। जल चक्र में वायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब हमारे यहाँ पर इसमें कुछ प्रमुख शब्द है हमारे इस चैप्टर में, जैसा कि हमने देखा वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, वायु की संरचना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, धूल और धुआं और पवन चक्की। इन सभी शब्दों के अर्थ आपने अच्छे से समझ लिए होंगे, उम्मीद है। अब हम यहाँ पर सारांश देखते हैं। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु अनुभव कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं हमें चारों ओर हमारे क्या होता है, हमें वायु का आभास होता रहता है, क्योंकि वायु उपस्थित होती है लेकिन हमको दिखाई नहीं देती है, क्योंकि उसका कोई रंग नहीं होता और वो कैसी होती है? पारदर्शी होती है। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है? पवन कहा जाता है। वायु जगह घेरती है। ये हमने देखा था जब हमने बोतल वाला क्रियाकलाप करके देखा था। जल तथा मिट्टी में वायु की उपस्थिति होती है। जल में भी होती है और मिट्टी में भी होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें धूल कण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन लेने के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए वह क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधों तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं क्या होता है हमारा वायु, हम पौधे ऑक्सीजन लेते हैं और उससे कहीं ज़्यादा ऑक्सीजन वो हमें वापस प्रदान करते हैं। अब हमको यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि वायु के संगठक क्या है, वायुमंडल की कौन कौन सी गैसें श्वसन के लिए आवश्यक है। यहाँ पर हमको ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा। अगर आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।